गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक ऑफ द टाउन की, जो आज के मार्केट में बहुत देखी गई और बहुत जगह पर उसकी चर्चा भी है, तो जिसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम बात करें जीएसटी रिडक्शन की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15th ऑफ अगस्त को वो अनाउंस किया था रेड फोर्ट से कि देयर विल बी अ रिडक्शन इन द जीएसटी गोइंग फॉरवर्ड अराउंड द दिवाली टाइम। तो उस जीएसटी इम्पैक्ट का स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, उससे किस स्टॉक को बेनिफिट हो जाता है, किस तरीके से वो बेनिफिट पास ऑन हो जाता है, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। नॉर्मली हम अपने वीडियोस में लेके आते हैं कि कोई स्मॉल कैप कंपनी में किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है, लेकिन थोड़ा सा अभी हम इकोनॉमी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जैसे आरबीआई में जो भी रेट कट करती है उसका इम्पैक्ट कौन से स्टॉक के ऊपर होता है, और एज ए इन्वेस्टर हमें किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को चर्न करना है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बिकॉज वो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है कि अगर हम प्रीएम्प्ट करें और चीज़ों में ध्यान दें कि किस सेक्टर में पैसा चला जा रहा है या किस सेक्टर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो उसके अनुसार अगर हम अपने पोर्टफोलियो को चर्न करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इंडिया में आप देखोगे कंज्यूमर की जो हालत है तो पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी नहीं है। अब हालांकि आप स्टेपल कंज्यूमर की बात करो, हालांकि आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंज्यूमर्स की बात करो, जहाँ पर मुझे लगता है कि ग्रोथ जो है वो बहुत अटक सी गई थी। इंडिया की जीडीपी जो है वो 6.9 से नीचे करके करके 6.4 6.2 तक आ गई थी, और जिसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक अगर आप मानोगे तो वो कंज्यूमर जो है इंडिया का वो बहुत ही लेट सा गया था। तो कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं था, तो कंज्यूमर जो है बहुत सफ़र कर रहा था, इसीलिए बहुत ही डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के आइटम के जो कंपनियां है, जैसे ऑटो हो गई, सीमेंट हो गई, टू व्हीलर्स हो गई, होटल्स, तो इन सारे सेक्टर्स में उतनी ग्रोथ जितनी अपेक्षित है उतनी ग्रोथ होती नहीं थी। और जिसलिए आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स है जहाँ पर आपको ग्रोथ ही नज़र नहीं आती थी, वॉल्यूम ग्रोथ कहीं नज़र नहीं आती थी, स्टेपल में भी, तो बहुत सारी जगह पर ये प्रॉब्लम चल रही थी। और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जीएसटीज़ को कट करेंगे। तो जीएसटीज़ का मतलब आप सभी को तो पता है कि गुड्स सर्विस एंड टैक्स, जो इंडिया में 2017 से लागू किया था। तो हर एक स्टेट का अलग अलग पहले टैक्सेस होते था, सेंट्रल का अलग टैक्स होता था, तो उसको यूनिफॉर्म करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जीएसटी लाया था। तो उन्होंने बहुत सारे कैटेगरीज किए थे, 4 स्लैब जीएसटी के थे बेसिकली। इसमें 12% था, 5% था, किसी आइटम के ऊपर 28% था, किसी आइटम के ऊपर 18% था। तो 5, 12, 18 और 28, दीज आर द 4 स्लैब्स विच हैज़ बीन मेड बाय द गवर्नमेंट, और उसी हिसाब से हमारे देश में जीएसटी कलेक्ट किया जाता था कंज्यूमर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसी ले रहे हो तो उस एसी में आपको 28% जीएसटी लेना पड़ता था। अगर मान लो आप कोई टू व्हीलर खरीद रहे हो, फोर व्हीलर खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपको 28% की जीएसटी देनी पड़ती थी। तो इसका सबसे ज़्यादा भुर्दंड किसको पड़ता था? ये सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो आम आदमी के पॉकेट से चले जाते थे। मान लो कि आपकी जो इनकम है वो 1 लाख पर मंथ है, और आपको कोई टीवी लेना है, एसी लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है, या आपको टू व्हीलर खरीदनी है, तो ऑब्वियसली यू आर पेइंग मोर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट यू आर ऑल्सो गिविंग द इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो आप जीएसटी भी इन सारी चीज़ों के परचेस में देते होंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सारा जो पैसा है गवर्नमेंट के पास आता था, कलेक्ट होता था वो पैसा, और गवर्नमेंट ये पैसा लेके रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, नई नई स्कीम अनाउंस करती है, नए नए गवर्नमेंट हमारे जो लोग हैं उनके लिए पेंशन योजनाएं अनाउंस करती है। तो गवर्नमेंट ये जो स्पेंडिंग करती है वो 2 चीज़ों से करती है, एक डायरेक्ट टैक्सेस होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब आपका इनकम टैक्स में से जो आपको पैसा वो लेती है, जो इनकम टैक्स रिडक्शन करके आपके सैलरी में से आ जाता है, तो वहाँ से वो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और दूसरी चीज़ का गवर्नमेंट का सोर्स है जीएसटी है, तो जीएसटी से वो पैसे लेते थे और ये अपनी गवर्नमेंट सरकार वो चलाते हैं। तो अभी हो क्या गया है कि इस जीएसटी को, बहुत ज़्यादा जीएसटी होने की वजह से क्या होता था कि अगर मान लो कि आपकी आपकी जो आमदनी है वो लिमिटेड है, वहाँ पर आपकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं है और आपसे ज़्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा कम बचता है। अगर आपके पास पैसा कम बचता है तो आप जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि जो आपकी अगर इच्छा हो, मतलब आप में काबिलियत है लेने की, लेकिन आपके पास अगर ज़्यादा पैसा हो गया तभी आप उस चीज़ों को लेंगे। मतलब एसी हो गया, तो एसी ऐसा है कि बिना एसी का भी आदमी चल सकता है, लेकिन एसी एक थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट हो गया। आपके हाथ में ज़्यादा पैसा है, उस पैसे के लिए, उस पैसे के हिसाब से आप एसी खरीदोगे, टीवी खरीदोगे। ये थोड़ी सी फैशनेबल चीज़ें हो गई, ज़्यादा अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में ये सारी चीज़ें आती है।
तो होता ये है कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तभी आप ये चीज़ों को लेते हो। आगे अगर आपकी इनकम कम होने लगेगी तब आप ये चीज़ों को डिफ़र करते हो, आप बोलते हो कि यार बाद में लेंगे टीवी। अगर टीवी आपको बदलवाना है तो आप बाद में बदलवाओगे। अगर आपको कोई नई कार खरीदनी है तो आप बोलोगे यार बाद में खरीदते हैं, अभी थोड़ी सी तंगी चल रही है पैसों की। तो इन सारी चीज़ों का असर क्या होता है, वो सारे जो प्रोडक्ट्स आप लेना अभी चाहते थे वो डिफर हो जाते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। तो जिसकी वजह से उस चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है। उस चीज़ों की अगर डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब वो कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, टीवी मैन्युफैक्चर कर रहा है या टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो जीडीपी में वो दिखता नहीं है। तो जीडीपी मतलब क्या होता है कि आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट आप अपने देश में मैन्युफैक्चर करते हो, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट का कंजम्पशन अपने देश में हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है तो ऑब्वियसली आपका कंजम्पशन कम हो जाता है। अगर आपकी डिमांड कम हो गई, कंजम्पशन कम हो गया, तो ऑब्वियसली लोगों के रोज़गार भी कम हो जाते हैं, इनकम कम हो जाती है। तो इसीलिए इकोनॉमी थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है। अगर इकोनॉमी थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ नहीं हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन हाई है और ग्रोथ कम है तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा एक लेवल के बाद। इसलिए आपने देखा होगा, आपने HUL के नंबर उठा के देखो, ब्रिटानिया के नंबर उठा के देखो, मारुति के नंबर उठा के देखो, आयशर मोटर के नंबर उठा के दे दो, अशोक लेलैंड के नंबर उठा के दे दो। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है जो ऑटो सेक्टर्स में काम करती है, सीमेंट सेक्टर्स में काम करती है, FMCG गुड्स में काम करती है, इन सारी चीज़ों में कंज्यूमर स्पेस में जो भी कंपनियां काम करती है, छोटी मोटी स्मॉल कैप कंपनियों को छोड़ के उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। वहाँ पर बहुत ही दबाव बनता शुरू हो जा रहा था। जो भी ग्रोथ आपने Q1 2026 में देखी है वो बहुत ही कैपेक्स रिलेटेड ग्रोथ में थी। कैपेक्स रिलेटेड का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपसे जो पैसा लेती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करती है, रोड बनवाने के लिए, ब्रिजेस बनवाने के लिए, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है। पावर सेक्टर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, थर्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो उसमें अगर वो पैसा बहुत झोंकती है तो इसलिए बहुत सारी जो कंपनियां B2G में है, बिजनेस टू गवर्नमेंट है, वहां पर जो कंपनियां काम करती है वहां पर आपको ग्रोथ ज़्यादा नजर आएगी। Q1 में आपने देखा होगा कि वायर और केबल स्पेस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई। वायर और केबल स्पेस की ग्रोथ दो चीज़ों की वजह से देखी गई, एक तो एक्सपोर्ट ग्रोथ की वजह से और दूसरी चीज़ कैपेक्स लेड जो ग्रोथ थी। मतलब इलेक्शन के बाद थोड़ा सा कैपेक्स ढीला पड़ गया था, उसमें डिमांड आनी शुरू हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कैपेक्स करना शुरू कर दिया। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा कैपेक्स करेगा, नए नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा केबल और वायर के आइटम्स लगते हैं जिसके तहत वहाँ पर ग्रोथ नज़र आती है। लेकिन उस कंपैरेटिवली अगर आप कंज्यूमर में देखोगे वहाँ पर ग्रोथ नहीं है। वेक्टर फूड के रिजल्ट्स आए, बहुत ही छोटी कंपनी है, फिर भी 7% का ग्रोथ दिखाया गया। तो ऑब्वियसली ये जो बिस्किट है, अपैरल स्पेस है, आपके फुटवेयर है, रोज़मर्रा के मेडिसिन रिलेटेड इक्विपमेंट है, वहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती है। मतलब एक दो कंपनियों में ऑब्वियसली ग्रोथ है लेकिन ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। तो अगर ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ नहीं है तो थोड़ी बहुत इकोनॉमी ठंडी पड़ जाती है। तो अभी क्या हो रहा है, ये GST के ऊपर वापस आएंगे तो कंपनी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो मोस्टली अपना जो स्टांस है उसको शिफ्ट कर रही है फ्रॉम द कैपेक्स रिलेटेड ग्रोथ टू द कंज्यूमर ग्रोथ। इसकी चर्चा भी बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे या टीवी पे होती होगी, कब गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देगी। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे अगर गवर्नमेंट GST कम करेगी तो ऑब्वियसली इसमें डिमांड में बूस्ट आएगा, लोग उस चीज़ों को जाके खरीदेंगे। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है और मान लो कि पहले आपको अगर 30,000 किसी चीज़ को खरीदने में लगते थे, अभी GST कम होने से वो 25,000 के ऊपर चली आएगी, तो आपके 5,000 रुपये बच जाएंगे। उस 5,000 रुपये का और आप खर्चा किसी और में चीज़ों में करोगे, आप कोई मोबाइल फ़ोन लोगे या आप कोई टीवी खरीदोगे, तो उन सारी चीज़ों से जो ज़्यादा पैसा आपके पास बचता है उस पैसों से आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करते हो, कंज्यूमर में हो, सीमेंट्स में हो, तो इन सारे सेक्टर्स को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो एक तो बात साफ है कि GST कट इज़ द राइट स्टेप टू बूस्ट द इकोनॉमी इन अ लॉन्गर टर्म हॉरिजन। क्योंकि होता है कि लॉन्गर टर्म हॉरिजन में डिमांड को बूस्ट होता है इकोनॉमी में। जो मान लो कि बहुत ज़्यादा तरीके से आपके GDP के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा बैरोमीटर्स होता है कि किसी भी देश में उसकी जो क्रेडिट ग्रोथ है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। तो हमारे RBI का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि उस इन्फ्लेशन को कम करना है। वो इन्फ्लेशन का आप कैसे कम करोगे, तो आप GST के ही कम कर दोगे तो ऑब्वियसली चीज़ें सस्ती हो जाएगी। चीज़ें अगर सस्ती हो जाएगी तो अब लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में नज़र आएगा। ये तो बहुत कहानी हो गई, मैंने बहुत बता दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हम आते हैं हर एक सेक्टर्स के ऊपर किस में कितना इम्पैक्ट होगा और उस सेक्टर में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हमें ध्यान देखना है। ऑब्वियसली नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन ऑफ दिस वीडियो, लेकिन हमें ध्यान देना है सबसे पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर।
कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है, मतलब जो टीवी वाली कंपनी है, एसी बेचती है, जो रेफ्रिजरेटर बेचती है, इन सारे कंपनियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिकॉज अगर आप एसी कंपनियों की बात करो तो वहाँ पर 28% की जीएसटी है, जिसको कम करा के वो स्लैब हो जाएगा 18%। तो ये जो 10% कट हुआ है, इससे 10 to 15% की डिमांड इकोनॉमी में चली आएगी। तो ऑब्वियसली लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, तो लोग ज़्यादा एसीज खरीदेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, जो एसी कंपनियां जो है, एम्बर इंटरप्राइजेस हो गई है, ब्लू स्टार हो गई, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गई है, आदित्य विजन जैसी कंपनी है जो एसीज को बहुत सारे रिटेल शॉप्स में बेचते हैं, उनको ज़्यादा सबसे फ़ायदा होगा। ब्लू स्टार जैसी, होल्टास जैसी, हैवेल जैसी, ये सारी जो कंपनियां हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें होगा। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सी कंपनी ने सबसे अच्छा रिजल्ट Q1 में दिया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के रिजल्ट तो बहुत ही ख़राब थे, एम्बर के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, तो एम्बर अच्छा कर सकता है इस स्पेस में। हालांकि पी उसका ज़्यादा है, तो आप उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आदित्य विजन के नंबर खराब थे, 5% की ग्रोथ उन्होंने दी थी, लेकिन कमेंट्री में बताया था कि दे विल कम बैक वेरी अट्रैक्टिवली पोस्ट दिवाली के बाद। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो एसी सेक्टर विल बी द माई फर्स्ट गो टू थीम बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन दिस स्पेस। लेकिन आपको ध्यान देना है, ऑब्वियसली अभी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस नहीं किया है कि हम कल से ही जीएसटी को कट करेंगे। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम दिवाली तक करेंगे। तो ऑब्वियसली ये 1-2 महीने में, अगर मान लो यू आर अ कंज्यूमर और आपको पता है कि दिवाली के बाद जीएसटी कम होने वाली है, तो जो आप टीवी खरीदना है, एसी खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो आप दिवाली के बाद खरीदोगे। तो आप सोचोगे एज ए मिडिल क्लास रिच पीपल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आज खरीदे बाद में खरीदे, वो उसको खरीदना है तो आज भी खरीद लेगा, कल खरीदना है तो कल भी खरीद लेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बोलेगा यार दिवाली के बाद रेफ्रिजरेटर चेंज करते हैं, वॉशिंग मशीन को चेंज करते हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी इन्वेंटरी पाइलअप हो सकती है, डिमांड जो है वो डेफर हो सकती है। तो Q2 जो है वो खराब हो सकता है वंस अगेन ऑन ऑल दीज एसी कंपनीज, लेकिन Q3 के बाद वो डिमांड में रिकवरी देखी जा सकती है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द कमेंट्री ऑफ Q2 ऑफ ऑल द एसी कंपनीज, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये जीएसटी कट से वजह से हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा आज के स्टॉक में एसी में जो भी कंपनियां काम करती है वो 6-7% से अप थी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वाज लाइक अप लाइक 8% एज वेल। तो ये तो हो गया एसी के बारे में। दूसरा सेक्टर सबसे बड़ा होगा ऑटो सेक्टर, ऑटो और ऑटो का एंसिलरी स्पेस। तो ऑटो सेक्टर में अभी मुझे लगता है कि 28% की जीएसटी है, जिसको कम करा के 18% पे लेके जाया करेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा टू व्हीलर और फोर व्हीलर में। तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर में मान लो कि जीएसटी कम हो जाती है तो डिमांड बूस्ट हो जाएगी वहाँ पर, और इन सारे टू व्हीलर फोर व्हीलर कंपनी को फ़ायदा होगा। इसीलिए आज के सत्र में मारुति, हीरो मोटर कॉर्प, टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, ये जो सारी आइशार मोटर, ये जो सारी फोर व्हीलर टू व्हीलर में काम करने वाली कंपनियां हैं, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। Hyundai मीटर भी ले लो। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस Q1 में किसने दिया है, तो वो टीवीएस मोटर ने दिया है, तो वो हीरो मोटर कॉर्प ने दिया है। तो इन दोनों कंपनियों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेज आती है। ये दो स्टॉक मुझे इस स्पेस में बहुत बेहतर लगते हैं। ऑटो एंसिलरी स्पेस में यूनो मिंडा को आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंसेस उस कंपनी करके दे रही है। प्रिकॉल में अच्छा परफॉर्मेंसेस देखा गया है। तो गैब्रियल इंडिया में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस देखा गया है ऑटो एंसिलरी स्पेस में। मदरसन सोनी वायरिंग को आप देख सकते हो, वो भी एक अच्छी कंपनी है इस स्पेस में काम करने वाली। तो बेसिकली ऑटो सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तीसरी चीज़ आती है सीमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग। तो क्या होगा, सीमेंट जो है वहाँ पर भी 28% की अभी जीएसटी लगती है, जो कम होकर 18% आएगी। तो सीमेंट सस्ता हो जाएगा, तो सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ सकता है। सीमेंट का वॉल्यूम इसलिए बढ़ेगा कि सीमेंट खर्चा हो जाएगा, और सीमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाउसिंग डिमांड, क्योंकि सीमेंट अगर सस्ता हो जाएगा तो जो हाउसिंग है उसके प्राइस भी थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि हाउसिंग अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो कंपनियां काम करती है उनको ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना है। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा बिग प्लेयर लाइक द अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो सीमेंट सेक्टर में पहले नंबर की कंपनी है, सागर सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सारी कंपनियों को, अंबुजा सीमेंट, बहुत सारा फायदा हो सकता है इस जीएसटी कट की वजह से। अब थोड़ा सा आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में मुझे लगता है अभी भी 12% की कुछ इंश्योरेंस होती है, तो वो 5% या नील करने की गवर्नमेंट विचार कर रही है। तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस सेक्टर्स में SBI लाइफ हो गया, ICICI लाइफ हो गया, HDFC लाइफ हो गया, इन सारी कंपनियों में आपको देख सकते हैं वहाँ पर भी बेनिफिट मुझे नज़र आते हैं आगे जाते हुए। तो इसमें HDFC लाइफ जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करती है बाकी पीयर कंपैरेटिवली, तो उसको आप देख सकते हैं, उसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इस कंपनियों के ऊपर आप भी ध्यान दे सकते हो। तो ऑटो हो गया, सीमेंट हो गया,
आपकी फुटवेयर जो कंपनी है, मेट्रो ब्रांड्स हो गया, बाटा हो गया, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा और बेनिफिशियरी मुझे लगता है होटल सेक्टर में होगा, टूरिज़्म सेक्टर्स में होगा। अभी मुझे लगता है वहाँ पर जो जीएसटी की जाती है वो भी 28% की है, वो कम हो जाएगी 18% के ऊपर। तो ऑब्वियसली जो होटल सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनी है, लेमन ट्री हो गया, चैलेथ होटल हो गया, ये आपका इंडियन होटल हो गया, तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंसेस आपको नज़र आ सकता है। इसमें सबसे अच्छी काम करने वाली कंपनी है लेमन ट्री, जिनके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतर थे इस Q1 के। चैलेथ होटल के नंबर्स बहुत बेहतर थे, तो वहाँ पर आप ध्यान से दे सकते हो। ये जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं वहाँ पर भी जीएसटी के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा है, तो वो कम कर दिया जाएगा। जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, जो इटरनल है वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, डिलीवरीज़ में आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और एक सेक्टर आता है अपैरल स्पेस का। अपैरल स्पेस में तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रहे थे। V2 रिटेल के एक्सपेक्ट अगर बाकी आदित्य फैशन रिटेल में चले जाओगे, बहुत सारे फैशन रिलेटेड कंपनियों में बहुत सारे मार पड़ी हुई थी, वहाँ पर भी मुझे अच्छा परफॉर्मेंसेस नज़र आता है। इसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंसेस दिया है V2 रिटेल, स्टाइल बाज़ार, इन सारी कंपनियों में, तो वो आप देख सकते हो जिसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस Q1 में रही है। आपको एक बास्केट बनाना है, ये जो सेक्टर में बोल रहा हूँ कि वहाँ पर कौन से ऐसे कंपनियों ने बेहतर परफॉर्मेंसेस किया है, वहाँ आप पैसा थोड़ा सा झोंक सकते हो। और आपको जो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको थोड़े थोड़े स्टैगर्ड वे से करनी होगी। ऐसा नहीं कि जीएसटी आ गया तो सब सारी चीज़ें सामान्य हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा दे हैव एंटिसिपेशन दैट द पीपल will invest or like will put more money on the consumer whatever they get it extra here, because फेब्रुवरी में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को भी कम किया और अभी जीएसटी को कम किया। इन दोनों चीज़ों की वजह से ऐसी उम्मीद है कि डिमांड वापस आएगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। सभी लोगों ने अगर सोच लिया कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दूंगा तो डिमांड आई नहीं, ऐसा नहीं होगा, बट देर आर 1% चांसेस। तो who knows, anything can happen to this scenario। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो एंटिसिपेटेड चेंजेस है, 28 से 18 या 12 से 5, ये जो एंटिसिपेटेड चेंजेस है, ये चेंजेस अभी तक हुए नहीं है। इसमें एक ही रिस्क है कि लोग अपने परचेसेस को डिफ़र कर सकते हैं बाय द दिवाली, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्वेंटरी पाइलअप हो सकती है। लोग सोच सकते हैं मैं दिवाली के बाद ही खरीदूंगा, मैं अभी खरीद नहीं लूँगा, तो अभी जो शॉर्ट टर्म डिसरप्शन आ सकता है डिमांड के ऊपर, तो इसलिए Q2 के नंबर अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है इन सारे सेक्टर्स में। तो इससे जीडीपी के ऊपर क्या हो गया, सीपीआई इन्फ्लेशन 40 to 60 पॉइंट से थोड़ा सा कम हो जाएगा। जीडीपी जो है उसमें भी आपको 0.5 to 0.7% एनुअलाइज रेट के ऊपर आपको ग्रोथ वहाँ पर दिखाई देगी, वो अच्छी बात होगी। इससे निगेटिव क्या होगा, गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, वो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर 50 से 70 हज़ार करोड़ का नुकसान गवर्नमेंट को हो जाएगा, क्योंकि इतना जो कलेक्शन है टैक्स का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वहाँ पर उन्होंने इनकम टैक्स कम कर दिया है, तो वहाँ से उनको पैसे कम आएंगे। तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इनका इम्पैक्ट जो कैपेक्स साइकिल चल रहा है वहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो कैपेक्स को थोड़ा सा गवर्नमेंट कम कर सकती है। अगर वहाँ पर कम की जाए तो कैपेक्स में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ इनकम टैक्स में, सॉरी, कंज्यूमर में बूस्ट आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखोगे ये बहुत ही अच्छे स्टेप्स होते हैं किसी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप अगर जीएसटी को, इनकम टैक्स को एक ही साल के दौरान कम करोगे तो अगला आने वाला जो साल है FY26, दैट विल बी सम बूस्टर। और दूसरी एक चीज़, FY20 वॉज द लोअर बेस, उस लोअर बेस के ऊपर 26 विल बी द आइडियल हाई पेस ग्रोथ। ऐसा उम्मीद है कि 2026 में ये जो कंज्यूमर है वो वापस आ जाएगा, यहाँ पर जो कंपनियाँ काम करती है वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंसेस होने की उम्मीद है। तो फुटवेयर में आप देखोगे, फैशन अपैरल में देखोगे, तो इन सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स में देखोगे, जो मेडिकल केयर से वहाँ पर एजुकेशनल कंपनियों में बहुत ही अच्छा आपको बूस्ट नज़र आ सकता है। तो वेरी वेलकमिंग स्टेप बाय द गवर्नमेंट, बट इट नीड्स टू बी सीन एंड एनालाइज हाउ द कंपनीज विल रिएक्ट इन देयर अर्निंग्स ग्रोथ। फॉर मी एज ए इन्वेस्टर, इंपॉर्टेंट थिंग इज आई नीड टू सी अर्निंग मोमेंटम ओवर देयर। अगर मेरी ये सब गवर्नमेंट करने के बाद भी अगर अर्निंग मोमेंटम नहीं आती है, सो देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज इसके बेस में मुझे लगता है कि आरबीआई भी थोड़े अपने रेट्स को कट करेगी। तो आरबीआई अगर रेट कम करती है, जीएसटी कम हो जाता है, इनकम टैक्स कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे तो हमारी इकोनॉमी को ग्रो होना पड़ेगा, हमारी जो कंज्यूमर को बूस्ट होना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इनके सारे जो बेनिफिट्स हैं तो वो कंपनियों में नज़र आएंगे। तो होप यू लाइक माय वीडियोस, माय एनालिसिस अबाउट दीज impacts and GST and all related stuff. If you like, then please like, share and subscribe, because this gives me the motivation to do more of these kind of work in this sectors, in this stock market related videos. So I'm happy to share my thoughts and views going forward consistently basis. So hope you like my video on the GST.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हैव अ नाइस डेज एंड गुड लक टू एवरीवन ऑन दिस कंज्यूमर साइड ऑफ द इकोनॉमी।